भूमिगत सोने की साइकिल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हीरालाल नाम का एक सेठ रहता था। वो बहुत ही रईस था। उसके पास धन दौलत जमीन जायदाद किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसे किसी चीज का घमंड नहीं था। हीरालाल दिल का बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो हमेशा गांव की भलाई के लिए काम किया करता था। कोई भी उसके घर पे मदद मांगने आता तो वो दिल खोलकर उसकी मदद किया करता था। सेठ हीरालाल का एक ही बेटा था। उसका नाम था लड्डू। लड्डू अपने नाम की तरह ही बहुत गोल मटोल लाडला और जिद्दी था। सेठ हीरालाल उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो उसकी जिद्दीपने से बहुत परेशान थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। एक दिन लड्डू ने अपने पिताजी से आकर कहा, पिताजी पिताजी मुझे साइकिल चाहिए, नई साइकिल चाहिए, आज ही चाहिए। अपने बेटे की बात सुनकर सेठ हीरालाल ने कहा, अरे हाँ बेटा, मैं तेरे लिए साइकिल ले आऊँगा। साइकिल लाने का वादा करके हीरालाल ने काफ़ी दिन बिता दिए, लेकिन अब लड्डू बहुत ही जिद करने लगा। तो हीरालाल ने सोचा क्यों ना लड्डू को सबक सिखाया जाए, और उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर उससे कहा, बेटा कल रात हमारे देवता मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हारे लिए हमारे खेत के बीचों बीच एक सोने की साइकिल दबा के रखी है, लेकिन एक शर्त है, वो साइकिल तुम्हें खुद ही खुदाई करके निकालनी पड़ेगी। अब देख लो, सोने की साइकिल चाहिए तो। और लड्डू अगले ही दिन से अपने खेत के बीचों बीच खुदाई करने लग गया। लड्डू को खुदाई करते करते काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन उसे साइकिल अभी भी नहीं मिली। जब भी वो शाम को आकर अपने पिता से पूछता तो हीरालाल उसे ये कहकर टाल देते कि बेटा थोड़ी सी और खुदाई करो। ऐसे ही खुदाई करते करते लड्डू को मेहनत करने की आदत हो गई और अब वो बिना बताए ही खेत में खुदाई करने चला जाता था। एक दिन लगातार खुदाई करते हुए उसी खेत में अचानक पानी निकल आया। ये देखकर लड्डू बहुत खुश हुआ, क्योंकि पूरा खड्डा खोदने में मेहनत तो उसने की थी और पानी निकलता देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी चलिए चलिए, देखिए जहाँ मैं खुदाई कर रहा था ना, वहाँ पर ढेर सारा पानी निकला है, चलिए चलिए। लड्डू की बात सुनते ही सेठ हीरालाल लड्डू को अपने साथ घर लेकर गया और उसे एक कमरे में रखी सोने की साइकिल देते हुए कहा, बेटा ये रही तुम्हारी सुनहरी साइकिल। मैंने कहा था ना, तुम्हें सोने की साइकिल जरूर मिलेगी, और ये तुम्हारी मेहनत का इनाम भी है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के कारण हमारे यहाँ पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। पिताजी मैं समझ गया, मुझे सबक सिखाने के लिए और मेहनत का मूल रूप समझाने के लिए ही आपने ये चाल चली थी। शुक्रिया पिताजी। రామ్నగర్లో రాము అనే ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు. అతని నాన్నగారు చాలా ధనవంతుడు. రాము తన మిత్రులందరికీ వాళ్ళ నాన్నగారు తెచ్చిన బొమ్మల్ని చూపించి ఏడిపించేవాడు. ఒరే రాము, ఈరోజు ఏమి తెచ్చావు నువ్వు? అరే అరే అరే, అందరూ దూరం నుంచే చూడండి, నా హెలికాప్టర్ని ముట్టుకోకండి. మా నాన్నగారు దీనిని విదేశాల నుంచి తెప్పించారు, చాలా ఖరీదైనది. ఇప్పుడే ఎగిరించి చూపిస్తాను మీ అందరికీ. రాము ఎప్పుడైతే ఆ హెలికాప్టర్ని ఎగిరిస్తాడో ఆ హెలికాప్టర్ కొంతసేపు ఎగిరాక ఒక చెట్టుకు తగిలి కింద పడిపోయి విరిగిపోతుంది. అది చూసి అందరి పిల్లలు రాముని చూసి నవ్వుతారు. చూడు చూడు, రాము యొక్క హెలికాప్టర్ విరిగిపోయింది, కింద పడిపోయింది. చాలా ఖరీదైంది కదా. అవునవును, చూడు వాడు ఎంత గొప్పలకి పోయాడో. అసలు వీడి హెలికాప్టర్ పైకే ఎగరలేకపోయింది. ఒకరోజు అదే ఊరిలో ఉండే మోహిత్ వాళ్ళ నాన్నగారు చేసిన వెదురు సైకిల్ని రాముకి చూపించాడు. రాము అది చూసి చాలా కోపం వచ్చింది. అప్పుడు అతను కూడా నిర్ణయించుకున్నాడు, అతను కూడా ఒక వెదురు సైకిల్ చేస్తానని. అతను తన నాన్నగారి ముందు మారం చేస్తూ, నాన్నగారు నాకు కూడా వెదురు కావాలి, నేను కూడా వెదురుతో సైకిల్ చేస్తాను. తన నాన్నగారు రాముకి చాలా నచ్చజెప్పారు. అరే బాబు, నువ్వు ఎందుకు పంతం పడుతున్నావు? వెదురుతో కూడా ఎక్కడైనా సైకిల్ ఉన్నదా? ఎప్పుడు చూడు ఏదో ఒక విషయం మీద నువ్వు పంతానికి పోతూ ఉంటావు, ఎవ్వరి మాట వినవు. కానీ అతను మాట వినలేదు. రాము వాళ్ళ నాన్నగారు అతనికి వెదురు తెచ్చి ఇచ్చాడు.
రాము 2 రోజుల్లోనే తన నౌకర్ల సహాయంతో వెదురుతో ఒక సైకిల్ చేశాడు. దానిని తీసుకుని ఊరి మైదానంలో ఆడుకోవడానికి వచ్చాడు. మోహిత్ సైకిల్ కూడా అలాగే ఉండేది, కానీ అతను కొన్ని పార్ట్లు మాత్రమే వెదురువి పెట్టాడు. వాడిని చూసి రాము ఇలా అన్నాడు. అరే ఓ మోహిత్, నీకు చాలా గర్వం కదా నీ వెదురు సైకిల్ని చూసి. ఇదిగో చూడు, నేను కూడా వెదురుతో ఒక సైకిల్ చేశాను. రా, దమ్ముంటే రేస్ పెట్టుకుందాము. రాము, నీ సైకిల్ అయితే చాలా బాగుంది. వదిలేలే, రేస్ అవి ఎందుకు పెట్టుకోవడం, మనం కలిసి ఆడుకుందాం కదా. అందరు పిల్లలు రాముకి చాలా చెప్పి చూశారు నీ వెదురు సైకిల్ నడవలేదని. నువ్వు ఎందుకు మొండికేస్తున్నావు? నీ వెదురు చెక్క సైకిల్ ఎందుకు పనికిరాదు. కానీ అతను అస్సలు వినలేదు. అలా ఎత్తైన కొండ మీద రేస్ పెట్టుకుంటారు. రాము యొక్క సైకిల్ ఆ కొండ మీద కొంతసేపు నడిచింది, కానీ కొంత సమయంలోనే అతని సైకిల్లో ఒక్కొక్క వస్తువు ఊడిపోయాయి. రాము చేతిలో ఇక ఉన్నదంటే విరిగిన ఒక్క సైకిల్ హ్యాండిల్ మాత్రమే. దానివల్ల పాపం అక్కడే మట్టిలో పడిపోయాడు. ఇక అందరు పిల్లలు రాము యొక్క పరిస్థితి చూసి నవ్వుకుంటూ హేళన చేస్తారు. ఇప్పుడు తెలిసిందా నీకు? చేతిలోకి వచ్చేశాయి అన్ని వెదురు ముక్కలు. చూడు బాబు, చూడు ఎలాంటి గతి పట్టిందో చూసుకో. చూడు చూడు ఎలా అయిపోయిందో నీ సైకిల్. ఒక్కొక్క పార్టు విరిగి బయటికి వచ్చేశాయి. ఇంకెక్కడుంది నీ సైకిల్? రాము పొగరు తగ్గిందిలే, పొగరు అంతా ఎగిరిపోయింది. अमीर और गरीब खिलौना रेस। समस्तपुर में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। उसे खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने लिए खुद ही बड़े अच्छे अच्छे खिलौने बनाया करता था और उनसे खेला करता था। उसके अधिकतर खिलौने वेस्ट मटेरियल के बने होते थे, जो बहुत सस्ते और टिकाऊ होते थे। वो अपने दोस्तों को भी खिलौने खेलने के लिए दिया करता था। गांव के सभी बच्चे चिंटू के दिए हुए खिलौनों से खेलकर बड़े खुश होते थे। एक दिन गांव के बच्चे चिंटू के पास गए और उससे पूछने लगे, अरे चिंटू, आज तूने क्या बनाया है? देखो देखो, आज मैंने एक लकड़ी की साइकिल बनाई है। कैसी लगी तुम्हें मेरी साइकिल? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। सभी बच्चे चिंटू की बनाई साइकिल से खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पे गांव का अमीर लड़का पिंटू आता है। वो अपनी नई महंगी साइकिल लाकर गांव के बच्चों पर रौब जमाता है। आज ही मेरे पिताजी नई साइकिल लेकर आए हैं, वो भी शहर से। उसकी बातें सुनकर चिंटू का दोस्त बोलता है, अरे हमारे पास भी साइकिल है, चिंटू ने बनाई है। लेकिन पिंटू चिंकू और उसके दोस्तों की लकड़ी की साइकिल देखकर उनका मजाक उड़ाता है। तुम्हारी ये लकड़ी की साइकिल चलती भी है कि नहीं? हाँ हाँ चलती है। चिंटू बताओ ना इसे। ये यहाँ क्या बताएगा? अगर हिम्मत है तो गांव के मेले में मेरे साथ रेस लगा के बता, तब मानू। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। चिंटू की बात सुनकर पिंटू उसको गांव के मेले में साइकिल रेस लगाने का न्योता देता है। अगले दिन दोनों अपनी अपनी साइकिल लेकर गांव के मेले में जाते हैं और वहां साइकिल की रेस लगाते हैं। रेस शुरू होते ही पिंटू सबसे आगे निकल जाता है और चिंटू पीछे रह जाता है। लेकिन तभी पिंटू की साइकिल में कांटा लगने के कारण उसकी हवा निकल जाती है और वो वहीं गिर जाता है और चिंटू अपनी लकड़ी की साइकिल लेकर आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। रेस जीतने के बाद मेले वाले उसको इनाम देते हैं। चिंटू के सभी साथी दोस्त उसका तालियों से स्वागत करते हैं। हमारा दोस्त जीत गया, हमारा दोस्त जीत गया। साइकिल जूस वाला। राम कुमार गांव से शहर अपनी पत्नी के साथ काम की तलाश में आता है। वो बहुत मेहनती था, इसलिए उसे एक जूस फैक्ट्री में काम मिल जाता है। राम कुमार बड़ी मेहनत और लगन से जूस फैक्ट्री में काम करने लगता है। जूस फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा था। वो राम कुमार और उसकी मेहनत की हमेशा दाद दिया करता था। भाई राम कुमार, एक काम करो, ये पैसे जाके बैंक में जमा कराया ना, और उसके बाद आकर के ये जूस वाली मशीन भी देख लेना, ठीक है? जी सेठ जी, मैं सब देख लूँगा, आप फिक्र ना करें। धीरे धीरे राम कुमार फैक्ट्री का सारा काम समझ जाता है और वो अच्छा जूस बनाना भी सीख लेता है। देखो जी, आप इस तरह से पैदल जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बार तनख्वाह आने पर आप एक छोटी सी साइकिल क्यों नहीं ले लेते?
एक दिन तनख्वाह मिलने पर रामकुमार की पत्नी ने रामकुमार से कहा, अच्छा, तो तनख्वाह मिल गई तो इस बार तो साइकिल ले ही लो। हाँ हाँ ठीक है सरला, मैं साइकिल ले लूँगा। और रामकुमार एक नई साइकिल लेकर आ जाता है और अब वो उसी साइकिल से घर से फैक्ट्री जाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दुर्घटना में फैक्ट्री मालिक की मौत हो जाती है। सभी लोग बड़े दुखी होते हैं, लेकिन सबको असली दुख तो तब होता है जब फैक्ट्री मालिक का बेटा फैक्ट्री बंद करने की बात कहता है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने पिताजी का बहुत साथ दिया और काफ़ी अच्छा काम भी किया है, लेकिन ये जूस की फैक्ट्री अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ बेचकर विदेश जा रहा हूँ। आप लोगों के जितने पैसे बनते हैं उससे ज़्यादा पैसा देकर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इस तरह वो सभी लोगों को जितने पैसे बनते हैं उतने देकर फैक्ट्री बंद कर देता है। रामकुमार बड़े दुखी मन से घर वापस आता है। उसे दुखी देखकर उसकी पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ, आज आप जल्दी घर आ गए? बहुत परेशान नजर आते हो, बात क्या है? रामकुमार उसे सारी बात बताता है। रामकुमार की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, आप परेशान क्यों होते हैं? हमारे पास साइकिल है ना, और जूस भी आप कितना अच्छा बना लेते हैं। एक मशीन खरीद लेते हैं, उसे साइकिल पर लगाकर गली गली जाकर जूस बेचना। गर्मी का मौसम है, हर कोई खरीदेगा। मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कोशिश तो करिए। रामकुमार वैसा ही करता है। वो अपनी साइकिल पर एक जूस बनाने की मशीन लगा लेता है और गली गली घर घर गांव गांव जाकर जूस बेचने लगता है। उसके बनाए जूस की सभी लोग तारीफ करते हैं। उसका काम चल निकलता है। वो साइकिल से एक दुकान और दुकान से जूस की एक फैक्ट्री बना लेता है और अपने सभी साथी कर्मचारियों को अपने साथ काम में रख लेता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अरे रामकुमार भैया, तुमने तो हम लोगों को एक नई जिंदगी दे दी है। साइकिल पे जूस बेच बेच कर ये फैक्ट्री खड़ी कर ली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी मेहनत के आगे नतमस्तक हैं। अरे नहीं किशोर भैया, ये सब तो आप लोगों का साथ और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। मैं तो अपनी साइकिल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरी गरीबी में मेरी मदद की और मुझे एक साइकिल जूस वाले से एक जूस फैक्ट्री का मालिक बना दिया। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सफलता जरूर मिलेगी। साइकिल पर अंडे बेचने वाला व्यापारी। गांव में मोहनदास नाम का एक व्यापारी अंडे बेचने के लिए आया करता था। उसके पास एक पुरानी टूटी फूटी साइकिल थी। जैसे तैसे वो साइकिल के पीछे अंडों को बांध देता और उसे गांव-गांव जाकर बेचने लगता। उसी गांव में किशोरी नाम की एक बहुत ही होशियार बच्ची रहती थी, जो पढ़ने में हमेशा नंबर 1 थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसके हाथ के बनाए हुए चित्र बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में जाते थे। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल थी। अरे क्या खिलाती हो अपनी किशोरी को राधा, हर जगह इसी की मशहूरी रहती है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही होशियार लड़की है तुम्हारी। शुक्रिया बहन। एक दिन मोहनदास अंडे बेचने के लिए किशोरी के गांव में आता है। किशोरी आंगन में खेल रही थी। अचानक से उसका ध्यान नहीं जाता और दोनों टकरा जाते हैं। साइकिल से टक्कर होने के कारण किशोरी दूर जाकर गिरती है और उधर साइकिल से सारे अंडे भी नीचे गिर के टूट जाते हैं। अरे बिटिया तुम्हें लगी तो नहीं? और गलती से धूप बहुत है, गर्मी के कारण जरा देखा नहीं। अरे अरे अरे, मेरे तो सारे अंडे टूट गए, बहुत नुकसान हो गया। कोई बात नहीं। अरे बिटिया, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? किशोरी चुप हो जाती है। वो बहुत ध्यान से देखती है कि मोहनदास के सारे अंडे टूट गए हैं। उसका बहुत नुकसान हो गया है। फिर भी वो इंसान सिर्फ किशोरी की चिंता कर रहा है। अंकल, मुझे चोट नहीं आई है, गलती भी मेरी ही थी। मेरा सारा ध्यान अपनी किताब में था। मैं खेलते खेलते पढ़ रही थी, जो गलत है। मेरे कारण आपके सारे अंडे टूट गए। आपका बहुत नुकसान हो गया ना? अरे कोई बात नहीं बिटिया, ये तो सब चलता रहता है। मेरी तो किस्मत ही बेकार है। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? कोई बात नहीं, मगर कल आप आओगे ना हमारे गांव?
दोबारा से अंडे बेचने? अरे नहीं बिटिया, तुम्हारे गांव में कोई अंडे नहीं खरीदता। मेरे अंडे ऐसे ही बेकार जाते हैं। कल आप जरूर आना, आपके सारे अंडे बिक जाएंगे, मैं वादा करती हूँ। अच्छा ठीक है, कल भी आ जाऊंगा। अगले दिन मोहनलाल खूब सारे अंडे लेकर गांव में आता है और उसके सभी अंडे जल्द से जल्द बिक जाते हैं। आधे घंटे में मोहनदास के पास बहुत अच्छी रकम आ जाती है। पेड़ के नीचे किताब से कुछ पढ़ रही किशोरी को देखकर मोहनदास उससे पूछता है, अरे बिटिया, तुम्हारे मुंह पर तो सरस्वती बैठी थी कल, आज तो मेरे सारे अंडे बिक गए। मोहनदास चाचा, मैंने सबको बता दिया। मेरे तेज दिमाग का राज है आपके अंडे, जो मैं रोज खाती हूँ। बस अब तो आपके रोज अंडे बिक जाएंगे, आप आया करोगे ना? अरे क्यों नहीं बिटिया, तूने तो मेरा काम 4 गुना बढ़ा दिया। भगवान तुझे खुश रखे। फनी साइकिल देसी जुगाड़। एक गांव में चंदू नाम का एक कबाड़ी रहता था। वो गांव-गांव गली-गली जाकर कबाड़ इकट्ठा किया करता था। कबाड़ी, पुराने खाली बर्तन, अखबार, पेपर, रद्दी, कबाड़ी। चंदू पैदल ही बोरी लेकर घूम कर कबाड़ इकट्ठा किया करता था और अधिक कबाड़ होने पर वो एक रिक्शा किराए पर लेकर अपनी दुकान तक कबाड़ लाया करता था, जिसके कारण उसकी आधी कमाई तो कबाड़ का किराया देने में ही निकल जाया करती थी। एक दिन चंदू ने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास भी कोई साइकिल या रिक्शा होता तो कबाड़ लाने का किराया ना देना पड़ता, मेरे वो पैसे भी बच जाते। लेकिन लाऊं कहाँ से? मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है जो मैं खरीद सकूं। अगले दिन जब चंदू कबाड़ लेने के लिए गली में पहुंचा तो एक औरत ने उससे पूछा, अरे ओ भैया कबाड़ी वाले, ये देखो जरा, मेरे पास एक पुरानी साइकिल पड़ी है, क्या दाम लगाओगे इसका? हाँ मैडम जी, बिल्कुल ले लूँगा, दिखाइए तो जरा। वो औरत उसको एक पुरानी साइकिल दिखाती है। उस साइकिल का फ्रेम बिल्कुल ठीक था और टायर के रिम भी थे, लेकिन उस पर बैठने के लिए सीट नहीं थी। साइकिल देखकर चंदू उनसे कहता है, मैडम जी ये तो बहुत पुरानी है, मैं तो इसके 50 रुपए ही दूंगा। 50? नहीं, ये तो बहुत ही कम है। अच्छा चलो 70 लगा लो। मैडम जी ना आपकी ना मेरी, चलो 60 रुपए में नक्की करो। और चंदू 60 रुपए देकर वो पुरानी साइकिल लेकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन वो उस साइकिल को ठीक कर उसे चलने लायक बना देता है। लेकिन वो साइकिल देखकर सोचता है, अरे सब हो गया, इसमें तो सीट ही नहीं है, कैसे बैठकर चलाऊंगा। चलो देखता हूँ आज कोई सीट मिल जाएगी तो। और अगले दिन चंदू जब फिर से कबाड़ लेने जाता है, कबाड़े, रद्दी, पेपर, पुराना लोहा, कबाड़े। चंदू की आवाज़ सुनकर एक आदमी उसे बुलाता है, अरे भाई कबाड़ी, इधर आओ जरा। जी साहब बताइए। अरे भाई मेरे ऑफिस का कुछ पुराना सामान है, लोगे क्या? अरे जी साहब जरूर ले लूँगा। वो आदमी उसको अपने ऑफिस की पुरानी मेज और कुर्सी बेचता है। कुर्सी देखकर चंदू खुश हो जाता है। वो एक रिवॉल्विंग चेयर थी जिसका नीचे का हिस्सा टूट चुका था। चंदू उस आदमी को पैसे देकर वो सारा सामान लेकर घर आ जाता है और उस रिवॉल्विंग चेयर का ऊपर का हिस्सा अपनी साइकिल में लगा देता है। अब उसकी साइकिल देखने में एक फनी देसी साइकिल लग रही थी, जो नीचे से साइकिल और उसमें बड़े बड़े टायर के रिम और ऊपर बैठने के लिए एक ऑफिस रिवॉल्विंग चेयर लगी हुई थी। चंदू साइकिल में कबाड़ रखने की भी जगह बना लेता है और अगले दिन अपनी फनी देसी साइकिल में बैठकर कबाड़ लेने के लिए निकल पड़ता है। कबाड़े, रद्दी, पेपर, कबाड़े। सभी लोग उसकी साइकिल देखकर हंसने लगते हैं। एक आदमी उससे कहता है, अबे चंदू कबाड़ी, ये क्या बना दिया तूने? अरे साहब क्या करें, पैसे तो है नहीं, ये जुगाड़ है जुगाड़, इसे कहते हैं फनी साइकिल देसी जुगाड़। चंदू की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और चंदू आवाजें लगाते हुए अपने फनी देसी साइकिल जुगाड़ में आगे निकल जाता है। कबाड़े, रद्दी, पेपर, लोहा, कबाड़े। अब चंदू को सभी गांव वाले फनी देसी साइकिल जुगाड़ कबाड़ी वाले के नाम से जानने लगते हैं। मोटरसाइकिल पहलवान कूली। भोपाल नाम के एक गांव में
बिरजू नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी माला और बेटा भीम के साथ रहता था। भीम बहुत ही तंदुरुस्त आदमी था। जब भी देखो कुछ न कुछ खाता रहता था, कभी लड्डू, कभी समोसे, और फिर उसके बाद घर आकर खाना भी खाता था। इसके कारण वह बहुत मोटा था और एक पहलवान जैसा था। एक दिन बिरजू घर आया तो भीम खाना खा रहा था। अरे ओ नालायक बुद्धू, जब भी देखो खाना खाते हो, कैसा हजम होगा रे तुमको इतना खाना? कुछ न कुछ काम भी तो कर। इस उम्र में मेरा सहारा बनो, बोझ नहीं। आप कैसे बातें कर रहे हैं मेरे प्यारे बेटे से? हाँ, मालूम है कि वह थोड़ा ज्यादा खाता है। क्या ज्यादा रे? मैंने जितना भी फसल उगाया है उसमें से आधा वही खा रहा है। तुम्हारे प्यार ने ही इसको ऐसा बना दिया है। एक दिन बिरजू, माला और भीम कहीं जा रहे थे और तीनों बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। उधर एक बस थी जिसका मालिक विनोद था। विनोद ने अपने बस की देखभाल करने के लिए एक आदमी को रखता है जिसका नाम था मोहन। जब भीम, बिरजू और माला के साथ वहां पर आया तभी मोहन ने, ये लो, देख लो, मोटू भीम आ गया है। बिरजू भाई, तुम और तुम्हारी पत्नी बस पे चढ़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा प्यारा बेटा नहीं। बस की टायर टूट जाएंगे। तभी माला सह नहीं पाई और गुस्से में, अरे ओ मोहन, पालतू कुत्ते की तरह भौंकना मत। मेरा बेटा ने एक दिया तो तुम इस दुनिया से उड़ जाओगे, देखना है क्या? अरे भाभी, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। तुम्हारा मोटू इतना ताकतवर है तो एक काम करना, इस बाइक को बस के ऊपर चढ़ाकर दिखाने के लिए बोलो। अगर ये बाइक को बस पर चढ़ा दी तो मैं गांव में रात को फ्री में सिक्योरिटी का काम करूंगा। नहीं तो तुम्हारा बेटा करेगा क्या? बोलो बोलो। अरे हाँ, करेगा। बेटा भीम, तुम्हारा ताकत एक बार इसको दिखाओ। ऐसा बोलते ही भीम ने आसानी से बाइक को अपने सिर के ऊपर रखकर बस के सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर रख देता है। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। ये सब देखकर बस का मालिक विनोद भी वहां पर आ जाता है और ऐसा बोलता है, अरे भीम, बहुत खूब। क्यों रे मोहन, इससे शर्त लगाता है? आज से तुम्हारी नौकरी गई समझो। जाओ, जाकर सिक्योरिटी का काम शुरू करो। भीम, आज से तुम ही मेरा बस की कंडक्टर हो। तुमको ही बस का देखभाल करना होगा। माला, बिरजू और भीम बहुत खुश हो जाते हैं। उस तरह मोहन 1 साल तक फ्री में गांव का सिक्योरिटी बन जाता है और आवारा भीम बस का कंडक्टर बन जाता है। लेकिन खाना और पीना तो वह नहीं छोड़ता है। बबलू कुछ पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। पढ़ाई ना होने के कारण उसको अच्छी नौकरी नहीं मिली। वह छोटे मोटे काम करके अपने पिताजी और माँ का ख्याल रखता था। वह सुबह से दोपहर तक एक होटल में काम करता था और दोपहर से रात तक एक दुकान में काम करता था। उसके गांव में एक नदी भी थी जो बहुत जोर से बहती थी। एक दिन वह गांव के नदी के पास आया और कुछ मछुआरों को बातें करते हुए देखा। अरे भाई, इस नदी में तो बड़े बड़े मछलियां हैं, सोने के जैसे मछलियां। लेकिन अफसोस की बात है, इस नदी की तेजी से कारण हम मछलियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो भी नदी में गया उसका नाव पलटकर मछुआरे डूबकर मर रहे हैं। हाँ भाई, अगर कोई इसका हल निकालेगा तो उनका हम बहुत आभारी रहेंगे। कुछ दिन के बाद जब सारे मछुआरे उनकी समस्या के साथ जब गांव के मुखिया के पास गए तो मुखिया ऐसा घोषणा करता है, सुनो सुनो गांव वालों, मैं एक प्रतियोगिता रख रहा हूँ। जो भी इन मछुआरों के समस्या का हल निकालेगा उसको सारे गांव के सामने सम्मान किया जाएगा और 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। बोलो, है कोई ऐसा करके दिखाने वाला? तभी बबलू ने हाथ उठाया और बोला, मुखिया जी, मुझे 10 दिन की टाइम दीजिए, मैं उसका हल निकालूंगा। बबलू की बात सुनकर सभी गांव के लोग हंसते हैं। क्या
तुम अनपढ़ गवार इसका हल निकालेगा। चल हट, निकले यहाँ से। ऐसा बोलते ही बबलू वहां से चला जाता है, लेकिन तुरंत काम पे लग जाता है। ऐसा वह कई किताब पढ़ने शुरू करता है। उसके पास जो कुछ भी बचा है उन पैसों से कुछ मशीन, मोटर और बांस खरीद कर लाता है। देखते ही देखते एक ही हफ्ते में वह उस नदी के किनारे के पास बांस का बनाया हुआ एक बड़ा व्हील बनाता है। उसको मोटर से एक बांस की ट्रैक की तरह बना देता है और मुखिया के पास जाकर ऐसा बोला, मुखिया जी, मैंने जैसा बोला वैसा ही किया। आप आकर उस जाल को देख सकते हैं। तभी सारे मछुआरे, मुखिया और गांव के लोग वहां पर आते हैं और उस मशीन को देखकर चौंक जाते हैं। तभी बबलू जाकर उस मशीन को चलाया है। तभी देखते ही देखते जब बांस का व्हील घूमने लगा, बड़े बड़े बहुत सारे मछलियां आकर उस जाल में गिरने लगे। उन्हें देखकर मछुआरे बहुत खुश हो जाते हैं। वाह बबलू वाह, तूने तो कमाल कर दिया। हमारे सालों के इंतजार खत्म कर दिया है। तभी मुखिया ने जैसा बोला, बबलू को 5 लाख दिया और सारे गांव के सामने सम्मान भी किया। सारे गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं कि एक अनपढ़ ने बहुत बड़े समस्या का हल निकाला। सुभाष नगर के गांव में एक ऑटो स्टैंड था। वहां पर रमेश और भीमेश करके 2 दोस्त थे। रमेश के पास खटारा ऑटो था जिसे वह चलाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन भीमेश के पास एक नया ऑटो था। रमेश भीमेश के यहाँ कुछ पैसे उधार लिया और हर महीना उसका ब्याज बढ़ता था। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहा था, बीच रास्ते में रुक गया। तभी एक कबाड़ी वाले ने आया और ऐसा बोला, अरे रमेश भाई, कितने साल तुम इसे चलाओगे? इस दुनिया में कोई भी अब इस ऑटो को रिपेयर नहीं कर सकता। इसे तुम मुझे बेच डालो। अरे तुम मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हो? निकलो यहाँ से। कुछ दिन के बाद रमेश की बेटी रूपा गांव आती है। रूपा शहर में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। रमेश को उदास देखकर रूपा ने ऐसा पूछा, अरे बापू, क्या हुआ? क्या मामला है? तुम इतना उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं बेटी, मेरे ऑटो अभी बहुत खराब हो चुकी है। कोई भी रिपेयर नहीं कर पा रहा है। अब मैं इसे नहीं चला पाऊंगा। बापू, बस इतनी सी बात। मैं कल ही तुमको एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक बना के देती हूँ। आखिर मेरी पढ़ाई किस काम की है? तुम एक काम करो, इस ऑटो को बेचकर पैसे लाओ। मैं कुछ न कुछ करूँगी। जब रमेश ऑटो को कबाड़ी वाले को बेचकर पैसे लाया, उन पैसों से रूपा ने कुछ बैटरी, आयरन रॉड्स और सामान खरीदा। उसने एक ही दिन में एक लंबा इलेक्ट्रिक बाइक तैयार करके देती है। बापू, ये देखो लंबा इलेक्ट्रिक बाइक। अब तुम्हें पेट्रोल की जरूरत भी नहीं है। बस एक बार चार्ज कर लो तो 100 किलोमीटर तक चलती है। इस पे एक के पीछे एक 10 आदमियां तक बैठ सकते हैं। और हाँ, मैं एक खास बात बोलना भूल गई। ऐसा रूपा ने रमेश को एक खास बात बताई और रमेश ने उसे लेकर अपना ऑटो स्टैंड लेके जाता है। वहां पर भीमेश और सभी लोग लंबा इलेक्ट्रिक बाइक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। भीमेश को लालच हो जाती है और उस बाइक को किसी भी तरह अपनाने की सोचता है। ओए रमेश, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, अभी के अभी। अरे ये कैसा होगा भीमेश? मैं तुम्हें हर महीना ब्याज तो दे रहा हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे दे दो, नहीं तो उसके बदले में ये बाइक मुझे दे दो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, ले लो भाई, लेकिन तुम्हें एक खास बात याद रखनी है। अरे चल हट, कोई बात नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ड्राइविंग में। ऐसा बोलकर भीमेश ने बाइक पर 10 आदमियों को चढ़ाकर सवारी के लिए निकल गया। एक जगह मोड़ आया, लेकिन जब भीमेश बाइक को मुड़ने का कोशिश किया, वह नहीं हुआ और सीधा जाकर रोड के बाजू में एक दरवाजे को टकराकर सभी लोग गिर जाते हैं। सबको चोट भी लगती है।
तभी सभी लोग भीमेश की खूब पिटाई करते हैं और ये सब देखकर रमेश खुशी से हंसने लगा, क्योंकि अब वो भीमेश को उधार के पैसे जो नहीं देनी थी